गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्राउन क्लासेस। आज हम लोग कोशिका विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने सेल बायोलॉजी के बेसिक्स को देखा, बहुत सारे कोशिकांग देखे, कोशिकांग से क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सेल जो हमने बनाया था एक बेसिक स्ट्रक्चर, सेल का ये सेल मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं जिसको, और बीच में ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और इन दोनों के बीच का पोर्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य। तो ये पोर्शन जो है न्यूक्लियस का, इसको हम लोग स्टडी करेंगे आज। अगर किसी भी एग्जाम में हम देखते हैं कि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं और सेल बायोलॉजी से अगर 2-3 क्वेश्चंस आते हैं तो एक क्वेश्चन न्यूक्लियस केंद्रक, क्योंकि यहाँ पर हम आगे डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य रहता है। ये आपका लोकेशन देख लीजिए, न्यूक्लियस आपका लगभग सेंटर में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की खोज हम लोग पहले क्लास में डिस्कस भी किए थे, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी में, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक इम्पोर्टेंट क्यों है? हम लोग डीएनए, आरएनए के बारे में जानते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर रहती है, जिसको हम जीन में भी अलग-अलग इसके शब्द को भी समझेंगे आने वाली क्लासेस में। तो ये डीएनए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से अगली जनरेशन में आगे लेकर के जाता है। इसलिए इस केंद्रक को एक अलग इम्पोर्टेंस मिला है। ये एक तरह से फंक्शनल यूनिट हम जो बोल रहे थे, हमने शुरू में बताया था कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। तो स्ट्रक्चर में हमने स्ट्रक्चर सारे कोशिकांग और उनके फंक्शंस को देखा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो न्यूक्लियस है, अपने डीएनए होने की वजह से उसमें। तो इसमें आनुवांशिक तत्व है, डीएनए है वो पाया जाता है, और इसमें आरएनए भी पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर में। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये अगर न्यूक्लियस है तो ये जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का बेसिक डिफरेंस यही था। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रिका न्यूक्लियोइड जिसको कहते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिका, हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था। इसमें ये केंद्रक आवरण पाया जाता है, झिल्ली पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर में जो डॉटेड पोर्शन ये दिख रहा है आपको, ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक द्रव्य जिसको कहते हैं। और इसके अंदर ये इस तरह से कुछ धागे-नुमा स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कि हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन ये पाया जाता है। ये बेसिकली इसी में डीएनए पाया जाता है। इसी के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, आरएनए भी पाया जाता है। ये क्रोमैटिन होता है। एक क्रोमोसोम वर्ड भी होता है। क्रोमोसोम क्रोमैटिन में कुछ बेसिक डिफरेंस नहीं है। ये सेल के जब सेल डिवाइड होता है, विभाजन होता है, तो उसके अलग-अलग स्टेजेस पे जो क्रोमैटिन दिखता है, उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। जब वो बहुत क्लियर हमको नज़र आता है, इस तरह का स्ट्रक्चर जब वो उसमें कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन हो जाता है, तो ये क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम ये हमारा जो सेल डिवीजन का जो मेटाफ़ेज़ होता है, उसको अलग से देखा जाएगा, सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे। मेटाफ़ेज़ में ये क्रोमोसोम की तरह से नज़र आता है। और अभी नॉर्मल जब न्यूक्लियस होता है, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, उस समय ये धागे-नुमा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और इसी तरह से इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ गोल-गोल संरचनाएँ मिलती हैं, जिसको कि हम केंद्रिका केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये पाया जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। सबसे बाहर इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य होता है, उसके अंदर धागा-नुमा स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। इसी क्रोमैटिन के अंदर डीएनए पाया जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, बहुत लंबा-चौड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। और लास्ट में न्यूक्लियोलस
न्यूक्लियोलस एक ये भी एक छोटा-सा सेल ऑर्गेनेल है जिसको कि फोंटेना नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, फोंटेना। आगे देखते हैं हम कार्य क्या हुआ? अगर हमने बताया जैसा कि इसमें डीएनए प्रेज़ेंट रहता है, इसका मतलब ये आनुवांशिक लक्षणों से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से ये इसका रिलेशन है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये पास करता है। दूसरा अगर हम इसमें देखें कि प्रोटीन संश्लेषण इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर अ, डीएनए है। डीएनए से बनता है आरएनए और इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए अपने आप को कभी भी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर जैसे हमारे बालों का रंग हो गया, आँखों का कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई, वेट हो गई, किसी भी ऑर्गेनिज़्म की, वो डायरेक्टली डीएनए आकर के एक्सप्रेस नहीं करता है अपने आप को। डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आरएनए में पास होती है और आरएनए से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन में पास होती है और ये प्रोटीन ही है जो डीएनए को एक्सप्रेस करता है और सारी इन्फॉर्मेशन हमको हमारा स्किन का कलर, बाल का कलर, हाइट, वेट, हमारा चेहरा किस तरह से मिलता है अपने पेरेंट्स से, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के द्वारा ही एक्सप्रेस की जाती हैं। लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है? ये डीएनए करता है। तो डीएनए से आरएनए जो बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये टर्म्स इम्पोर्टेंट है और आरएनए से जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। कभी-कभी आरएनए से भी कुछ वायरसेस में आरएनए से भी डीएनए बनता है, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए जो बन रहा है, डीएनए का भी रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से वापस डीएनए भी बनता है, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ये 4-5 टर्म्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। से डीएनए जो बनता है, उसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन इसको बोला जाता है। कुछ वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब आरएनए से डीएनए बनता है, जैसा कि कोविड वायरस के अंदर था। और आरएनए से जो प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, आनुवांशिक लक्षण का जो फ्लो है, पेरेंट से लेकर के नेक्स्ट जनरेशन, वो बेसिकली इस तरह से ट्रांसफर होता है। कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन के द्वारा, उसका फ्लो का डायरेक्शन यही रहेगा और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सेंट्रल डॉग्मा। तो ये हम जो बता रहे हैं कि प्रोटीन संश्लेषण है, डीएनए जो आनुवांशिक लक्षण है, वो इस तरह से फ्लो रहता है इन सारे इन्फॉर्मेशन का। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इसी चीज़ को सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। इसका सबसे पहले ये देख लीजिए कि वोल्टेयर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था। जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, प्रजातियाँ हैं, सब में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित रहती है। अगर हम मनुष्य प्रजाति की बात करते हैं, तो हमारे अंदर क्रोमोसोम की संख्या एक निश्चित अमाउंट में पाई जाती है, उसकी संख्या निश्चित है। कोई और ऑर्गेनिज़्म है, कोई दूसरा जीव है, उसमें एक निश्चित संख्या पाएगी। तो सभी मनुष्य जितने भी मनुष्य हैं, जैसे किसी भी जगह से आप पृथ्वी पे ले लीजिए मनुष्यों को, तो उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 46 पाई जाती है। 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर। अगर ये 46 क्रोमोसोम से ऊपर या नीचे अगर हो जाता है, तो उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएगा। ये अलग से देखा जाएगा उसको किस तरह से होता है। कभी-कभी कुछ मनुष्यों में 47 हो जाते हैं, कभी 46 हो जाते हैं, सॉरी 45 हो जाते हैं। तब वहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं उनमें। तो जिस तरह से मनुष्य में 46 है, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला एक
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक फ्रूट फ्लाई है, एक इंसेक्ट है, जिस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं साइंस में। जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ड्रोसोफिला में। इसके अंदर 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ड्रोसोफिला की कोई भी प्रजाति होगी उसमें 8 होंगे। मनुष्य की कोई भी कहीं से भी आप मनुष्य ले लीजिए, उसके सेल के अंदर आप न्यूक्लियस में देखिएगा, हमेशा 46 क्रोमोसोम्स ही उसमें पाए जाते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स को हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है 44 जो कि ऑटोसोम्स सोमैटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, कायिक कोशिकाएँ, सोमैटिक सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स, सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी सेल्स में 44 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनको कि ऑटोसोम्स कहा जाता है। और इसके अलावा 2 गुणसूत्र और होते हैं जिनको कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। वो या तो XX होता है या XY होता है। XX फीमेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स और XY जो है वो फीमेल्स के लिए ये सिंबल है और मेल्स के लिए ये सिंबल है। XY अगर इस तरह का सिंबल है तो वो मेल्स को बताता है, जिसमें कि XY रहेगा और फीमेल्स में XX रहेगा। तो अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये फीमेल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस X और X, और अगर ये मेल है तो वहाँ पर लिखा जा सकता है 44 प्लस XY। तो ये 44, 45, 46, 44, 45, 46, तो 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेल के अंदर पाए जाते हैं। 44 उसमें ऑटोसोम्स होंगे और 2 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 46 हो गए। मेल के लिए 44 प्लस XY दिखेगा आपको और फीमेल सिंबल दोनों का ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है 44 प्लस XX। कभी-कभी एग्ज़ाम्स में सिंबल दे करके भी और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मेल और फीमेल को कौन-सा सिंबल डिनोट करता है या कौन-सा मेल और फीमेल का कंपोज़िशन है क्रोमोसोम्स का। आगे देखते हैं क्रोमोसोम की संख्या के बारे में। इसको 2 तरह से हम लोग बताएँगे। क्रोमोसोम्स की संख्याओं को हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड 2 तरह से बोलते हैं। हैप्लॉइड और दूसरा है डिप्लॉइड। इसको हम हैप्लॉइड को हम N से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड को 2N से डिनोट करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन का 46 क्रोमोसोम्स को देखते हैं, तो जब हम हैप्लॉइड बात करते हैं, तो यहाँ पर 23 होगा और डिप्लॉइड की जब बात करेंगे तो 2 इंटू 23, 2 इंटू 23 तो ये 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? ये सेक्स क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं और ये जैसा कि हमने 44 क्रोमोसोम्स जो देखे थे वो डिप्लॉइड होता है, वो वहाँ पर ऑटोसोम्स होते हैं, वहाँ पे होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेक्स क्रोमोसोम्स जो हम फीमेल में ओवम और मेल्स में स्पर्मेटोजोआ है, वहाँ पर ये हैप्लॉइड संख्या पाई जाती है और यही हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर के डिप्लॉइड ज़ाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे कि माइटोटिक सेल डिवीजन जब जिसमें होता है, तो ऑर्गेनिज़्म ग्रो करके एक एडल्ट ऑर्गेनिज़्म बन जाता है। तो इसका प्रमुख फंक्शन जैसा कि क्रोमोसोम का क्या है? आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ही। इसके बाद अगर हम केमिकल लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पर आते हैं डीएनए में, तो उसका केमिकल कंपोज़िशन कैसा होता है? मतलब उसका हम मॉलिक्यूलर लेवल देखें या केमिकल कंपोज़िशन देखते हैं, तो ये कैसा होता है? तो न्यूक्लियर फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो न्यूक्लिक अम्ल जब निकाला गया पहली बार, तो उसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिन वर्ड था ये और ये 2 प्रकार का होता है। एक आप लोग ये तो जानते ही होंगे डीएनए होता है और दूसरा आरएनए होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज़ न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सीराइबोज़ न्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो होता है,
ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में पाया क्या-क्या चीज़ जाता है न्यूक्लिक एसिड? मेजर एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस। ये 5 एलिमेंट्स ही फिक्स रहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसको देखिएगा, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा डीएनए और आरएनए के बारे में। न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों का बना होता है। एक होता है शुगर, शुगर जिसको कि हम शर्करा कह रहे हैं। दूसरा होता है फॉस्फेट और तीसरा होता है नाइट्रोजनी बेस। 3 चीज़ों का डीएनए बना होता है और आरएनए भी इन्हीं 3 चीज़ों का बना होता है। तो शुगर या शर्करा है, ये 2 प्रकार की होती है। 5 कार्बन होता है इसके अंदर 5 कार्बन के एटम्स होते हैं। 5 कार्बन के एटम्स होते हैं। एक होता है डीऑक्सीराइबोस और एक होता है राइबोस। तो जिस न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोस पाया जाता है, उसको हम डीएनए कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या था डीएनए का? डीऑक्सीराइबोस। तो उसमें जो शर्करा मिल रही है कौन-सी है? डीऑक्सीराइबोस है। आरएनए में क्या नाम था? राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबो। यहाँ पर राइबोस नाम की शर्करा पाई जाती है। तो पहला कंपोज़िशन डीएनए और आरएनए में क्या है? शुगर का है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। दोनों ही 5 कार्बन, दोनों के अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं। फॉस्फेट फॉस्फेट दोनों में कॉमन होता है, डीएनए के अंदर भी कॉम सेम चीज़ मिलेगा और आरएनए में भी सेम होता है। तीसरे नंबर पर है नाइट्रोजनी बेस। अब ये नाइट्रोजनी बेस जो होता है, नाइट्रोजनस बेस, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्लोरीन होता है और एक पाइरिमिडीन होता है। इनको नाम याद कर लेने हैं। फ्लोरीन के अंदर 2 चीज़ें फिर से मिलेंगी, एडेनिन और गुआनिन। यहाँ पे गुआनिन, देखिए हाँ, इस तरह से है। एडेनिन है और गुआनिन है और इनका जो सिंबल होता है, इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है कैपिटल में, यही इनका सिंबल होता है। एडेनिन का ए है और गुआनिन का बी है। उसी प्रकार पाइरिमिडिन है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइटोसिन, कैपिटल सी, थाइमिन पी और यूरेसिल जो होता है, यू से इसको डिनोट करते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई, शुगर हो गया, डीऑक्सीराइबोस राइबोस, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन, पाइरिमिडिन। प्यूरिन में 2 चीज़ें आती हैं, एडेनिन, गुआनिन और पाइरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल आती है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है डीएनए, आरएनए में, जहाँ से फिर एग्ज़ामिनर क्वेश्चन्स बना करके पूछता है। अ डीएनए में जो है एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन। ये 4 तरह के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। डीएनए, आरएनए में 4 ही नाइट्रोजनी बेस बेस पाए जाते हैं। कुल मिला के यहाँ 5 दिख रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली जब हम देखते हैं एक-एक करके तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी बेस रहेंगे और आरएनए में भी 4 रहेंगे। डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पर है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। पहला अल्फाबेट लिखे हैं हम चारों नाइट्रोजनी बेस का। आरएनए में हम देखते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और 5वां बेस होता है यूरेसिल। तो यहाँ पर हम देखते हैं टी और यू, यूरेसिल। यहाँ पर डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। डीएनए, आरएनए में एजीसी, एजीसी ये तीनों तो कॉमन होते हैं। डीएनए में थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये 4 बेस हो गए, एजीसीटी डीएनए में, एजीसीयू आरएनए में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस राइज़ होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अब इसमें एक टर्म और है न्यूक्लियोटाइड, तो हमने देख ही लिया कि क्या था। न्यूक्लियोसाइड एक वर्ड आ जाता है कभी-कभी। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड जब शर्करा और नाइट्रोजनी बेस को दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। और जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार के अंदर जब फॉस्फेट ऐड कर देते हैं, तब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड देखिए, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड क्या है? शर्करा और उसमें नाइट्रोजनी क्षार, बस ये टर्म है। अगर फॉस्फेट माइनस है, तब उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, अगर फॉस्फेट प्रेज़ेंट है, तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है।
तो यहाँ पर देखिएगा हमने 4 तरह के बेस बताए थे, ए, टी, जी, टी। अब इनकी पेयरिंग किस तरह से होती है? एडेनिन के साथ ए के साथ हमेशा टी का पेयरिंग होता है और इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनते हैं दोनों के बीच में, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये 2 बॉन्ड का साइन है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंध। इनसे ये मिल करके बनता है। तो ए और टी के बीच में हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और उसी तरह से बी और सी की जो पेयरिंग होती है, बी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ए की पेयरिंग हमेशा एडेनिन की हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग होगी या थाइमिन की एडेनिन के साथ होगी। उसी प्रकार से गुआनिन की पेयरिंग साइटोसिन के साथ होगी या साइटोसिन की पेयरिंग गुआनिन के साथ होगी। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएँगे। ये डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है। हाँ, तो ये डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, केंद्रक में पाया जाता है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखना है। डीएनए का जो मेजर जो डीएनए है वो हमेशा केंद्रक में, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन थोड़ा-थोड़ा जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है और क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जो हमने प्लास्टिड्स के अंदर पढ़ा था, वहाँ पर भी पाया जाता है। तो डीएनए का जो मेजर लोकेशन है वो न्यूक्लियस है, लेकिन थोड़ा-सा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। और कुछ डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं। सेल ऑर्गेनल कहते हैं। देखिए ये देखिएगा डीएनए से मैंने बताया था आपको कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये मैक्सिमम प्रोसेस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है उससे होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी थोड़ा-सा डीएनए मिलता है। तो ये भी थोड़े से अपने कुछ जो ज़रूरत के जो प्रोटीन्स हैं, उनका निर्माण स्वयं करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। अब डीएनए तो जो हमने देखा है स्ट्रक्चर इसका केमिकल कंपोज़िशन देखा है। इसका स्ट्रक्चर किसने दिया? इसका स्ट्रक्चर 2 साइंटिस्ट थे, अ, वाटसन और क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। इसके साथ-साथ ये वाटसन क्रिक ने तो दिया ही, इसके साथ एक साइंटिस्ट और थी, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन, रोज़ालिंड फ्रैंकलिन और एक साइंटिस्ट और थे, विल्किंस। इन लोगों की स्टडी के आधार पर वाटसन, क्रिक और विल्किंस ने मिल करके डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस तरह का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये दिया गया था और वाटसन और क्रिक को इसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझते हैं हम लोग किस तरह से है ये। अ, ये अगर हम इस तरह का एक 2 जैसे आपने सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ियों के बीच में ये पैर रखने की जगह होती है, ये देखिए ये जो सीढ़ी का ये वाला स्ट्रक्चर है जो जिस पर ये पैर रखे जाते हैं दोनों तरफ, ये वाला इसी सीढ़ी को अगर हम फ़ोल्ड करते हैं इस तरह से, तब ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो जिस पे सीढ़ी के जो पायदान होते हैं, ये आपका शुगर अ, प्लस फॉस्फेट से बना होता है। 3 चीज़ें थी हमने देखा था ना, न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर, फॉस्फेट और तीसरा था नाइट्रोजनी बेस बेस। ये 3 चीज़ का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे होता है। शुगर और फॉस्फेट आपका ये जो पूरा
लंबा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका बना होता है। और ये जो बीच में जो ये जिस पे हम पैर रखते हैं सीढ़ी पे, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये बेस का बना होता है। अगर यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि ए है, तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पर ए होगा। इस तरह से आपस में इसकी पेयरिंग होती है और ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर को अगर हम घुमा देंगे तो ये इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसको कुंडलित स्ट्रक्चर है, ये बनेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो देखिएगा इसका जो चौड़ाई है, विड्थ है, ये 20 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम लंबाई नापने की एक यूनिट होती है, इसमें कि 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है ये, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो इसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 20 एंगस्ट्रॉम है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ देखिएगा कि ये जो 2 बेस पेयर दिख रहे हैं ना आपको इस तरह से, इन 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम, 2 बेस पेयर के बीच में। और एक बार जहाँ से ये डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो फ़ोल्ड आ रहा है, वो देखिए जैसे कि अ, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये फ़ोल्ड आ रहा है, इस तरह से। इसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। एक बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.4 है, तो 10 के बीच में कितना हो जाएगा? ये 54 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो एक के बीच में जैसा कि हम देख रहे हैं 3.4 है, पूरी एक एक जो टर्न है, कुंडली का जो टर्न है, हेलिक्स का जो टर्न होता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं, इनको बेस पेयर बोला जाता है। ये नाइट्रोजनी बेस है और पेयर में इसलिए इसको बेस पेयर बी बेस पेयर बोला जाता है। तो अगर 10 हैं तो 10 इंटू 3.4 तो 34 एंगस्ट्रॉम एक हेलिक्स के टर्न में आते हैं। ये 3 इसमें आपको याद रखना होगा कि एक हेलिकल टर्न का में एंगस्ट्रॉम पे आता है 34 एंगस्ट्रॉम पे। एक पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है और चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम है। और इसके अलावा इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं, देखो कि वहाँ पर अलग-अलग जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अलग-अलग एंजाइम्स आकर के वहाँ पर अपने आप को बाइंड करते हैं और पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। डीएनए का कार्य, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य तो इसका यही है अ, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, फिर डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन संश्लेषण को भी ये नियंत्रित करता है, उसका रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरएनए। आरएनए में भी ये शुगर पाया जाता है, कौन-सा शुगर? राइबोस शुगर पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है और 4 नाइट्रोजेनिक बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। थाइमिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल नाम का बेस पाया जाता है। ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर। यहाँ पर देखते हैं हम आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए बेसिकली जितने भी तरह के आरएनए हैं, उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत यही होता है, 80% जो आरएनए है, वो राइबोसोमल आरएनए होता है और ये साइटोप्लाज़्म में मिलेगा और इसका फ़ंक्शन क्या है? हमने राइबोसोम देखा था, राइबोसोम का हमने फ़ंक्शन इसका कंपोज़िशन देखा है, वो आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। ये ध्यान होगा आपको 1:1 के रेशियो में, मैंने बताया था आपको। तो आरएनए प्रोटीन का बना होता है, तो राइबोसोम के निर्माण में ये राइबोसोमल आरएनए काम आता है। इसीलिए इसका नाम भी देखिए है राइबोसोमल, ये स्मॉल आर दिख रहा है, ये राइबोसोमल वर्ड है। मतलब राइबोसोम के निर्माण में ये काम में आता है। टोटल आरएनए का ये 80% है। इसका लोकेशन क्या है, ये भी ध्यान रखना है। साइटोप्लाज़्म, कोशिका द्रव्य है। ये इम्पोर्टेंट है फिर से। फिर दूसरा है एमआरएनए। एमआरएनए को आप ऐसे समझिएगा, जो मैंने बताया कि डीएनए से इन्फॉर्मेशन कैरी करके हम आरएनए में ले जा रहे हैं, ये बेसिकली आरएनए, एमआरएनए ही होता है। डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आरएनए में जा रही है, वो बेसिकली एमआरएनए होती है। और ये बनता कहाँ पे है एमआरएनए? ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। फिर ये न्यूक्लियस के बाहर निकल कर के साइटोप्लाज़्म में चला जाता है, जहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए।
ये फिर प्रोटीन संश्लेषण में इसका रोल होता है, लंबा प्रोसेस है इसका। एक-एक अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल है, वो लेकर के आएगा और अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ता है और फिर उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर हम ये अ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। ये सारा प्रोसेस बनने का जो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर में होता है और ये एमआरएनए फिर न्यूक्लियस से बाहर निकल कर के साइटोप्लाज़्म के अंदर आ जाता है और साइटोप्लाज़्म में एक डायग्राम पहले मैंने डिस्कस किया है। इस तरह से ये एमआरएनए है और इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से राइबोसोम्स हैं, ये आकर के बाइंड करते हैं और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। इसको आगे जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे ये पूरा मैकेनिज़्म किस तरह से चलता है। तो आरआरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है, एमआरएनए डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेकर के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर तीनों आरएनए को पूछ ले कि भाई डीएनए से कौन-सा आरएनए बनता है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद मिलती है, तो वो एमआरएनए मैसेंजर है। ये डीएनए के मैसेज को डीएनए जो निर्देश दे रहा है, उस मैसेज को कैरी करके ले जा रहा है और फिर इसके ऊपर राइबोसोम अटैच करते हैं और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, एक-एक अमीनो एसिड लेकर के आएगा और उनको जो इन्फॉर्मेशन आई है डीएनए से, आपस में जोड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। ये इस तरह से पूरा फंक्शन करता है ये। डीएनए, आरएनए तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सभी जीवों का डीएनए जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए कुछ वायरस के अंदर ये पाया जाता है जिसका कि जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पर जो शर्करा थी डीऑक्सीराइबोस है, राइबोस है। यहाँ पर सारे नाइट्रोजनी बेस हैं, कॉमन है। थाइमिन होता है डीएनए में और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन की जगह। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। 2 जगह इसका लोकेशन है। आगे देख लीजिए हमने प्लांट और एनिमल सेल तो पूरा डिस्कस कर ही लिया है, कॉमन स्ट्रक्चर है दोनों में, लेकिन कुछ चीज़ें उस जगह पे भी मैंने बताया है कि भई क्या अलग-अलग रहता है उसमें। पादप कोशिका में जो गोल्गी काय है उसको डिक्टियोसोम्स बोला जाता है और यहाँ पर जो नॉर्मल गोल्गी बॉडी जो हमने डिस्कस किया है वो रहती है। जो वैक्यूल्स हैं, रसधानियाँ, ये पादप कोशिकाओं में काफ़ी बड़ी पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और जंतु की कोशिकाओं में ये छोटी-छोटी पाई जाती हैं। तीसरा अंतर क्या है कि पादप कोशिका में प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है, सेल्युलोज़ का बना हुआ सेल वॉल होता है और प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स जो 3 तरह के थे, क्लोरोप्लास्ट था, लिगोप्लास्ट था और मेलोप्लास्ट था। तो कोशिका भित्ति और ये प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं जंतु की कोशिकाओं में। सेंट्रोसोम्स एक और जो था जिससे स्पिंडल फाइबर बनता है, जो सेल डिवीजन के समय में काम आता है, वो पादप कोशिकाओं में एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, परंतु वो जंतु की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये एक फिगर है, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं दोनों प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस दे सकते हैं। ये प्लांट का सेल है, इसमें देखिएगा आपकी सबसे बाहर ये जो है सेल वॉल है और ये सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। फिर एक और देखिएगा ये आपका वैक्यूल है, कितना बड़ा है ये और यहाँ पर वैक्यूल छोटा-सा वैक्यूल पाया जाएगा, बहुत बड़ा वैक्यूल इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तीसरा देखिए ये प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट जो है, ये प्रेज़ेंट होता है प्लांट सेल के अंदर जो कि एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। बाकी देखिए इसमें गोल्गी है केंद्रक है और रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच रहता था, लाइसोसोम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है। ये सारी चीज़ें हमारे दोनों प्लांट और एनिमल सेल राइबोसोम वगैरह है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीज़ें। बीच का जो पोर्शन है ये साइटोप्लाज़्म होता है, ये बीच में जो पोर्शन है ये साइटोप्लाज़्म होता है। बेसिकली जो प्लांट और एनिमल सेल में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों में जो डिफरेंस है, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है कि कौन-सी चीज़ किसमें पाई जाती है या एब्सेंट है, अनुपस्थित। तो ये आपका सेल बायोलॉजी को हम लोगों ने ब्रॉडली कवर कर लिया है
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे सेल बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।